जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अध्यापक अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनर्स परिवार में। मैं जितेंद्र हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं एक धमाकेदार सेशन। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र वर्ग 3 का। जैसा कि आपको ज्ञात है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब आपको तैयारी में जुट जाना है। अच्छे से कमर कस लीजिए। रोज डेली 11 बजे इसी टाइम पर मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा इसी चैनल पर। तो जितने विद्वान विदुषी जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि आप किसी स्टडी ग्रुप में ऐड हैं तो फटाफट से लिंक को वहां पर शेयर कर दें। प्रीति जी, भैरव सिंह जी, अंकिता जी, माया जी, पटेरिया जी, फरा अख्तर जी, राधे बागरी जी, सानू मंसूरी जी, सत्यवंशी जी, आयुषी, पूनम पटेल, लक्ष्मण बारेला, सुनैना पनिका जी, रामचंद्र सुमन, इंदिरा कलाम, लक्ष्मण बारेला, सीमा तिवारी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए व्याख्यान को शुरू कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। विनर सब व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। तो यदि आपने पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये आज का हमारा शेड्यूल है जिसमें अंग्रेजी का लेक्चर 10 बजे हुआ है, ठीक है। और अभी आप जुड़े हैं प्यारे प्यारे हिंदी वाले सर की कक्षा के साथ। 11 बजे जो है यहाँ पर सर लाइव आते हैं और रोजाना लाइव आएंगे, तो आप इस शेड्यूल को जो है नोट कर लीजिएगा। और संस्कृत का 5 बजे से रहेगा, बाल विकास जो है 7 बजे से रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध है, उसके बारे में हमें बताना है। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, सीमा जी, अंजलि जी, विनीता मैम, दीपा गौर, ज्ञानी जी, संगीता जी, अंजना जी, प्रवीणा मिश्रा जी, सतीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। चंद्रकांत मरावी जी, लोकेंद्र रावत जी, फरा अख्तर जी, गायत्री जी, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइए। अनुपमा जी, जोशी जी जयपुर से लाइव हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ज्योति पटेल मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माया जी का आंसर आ रहा है पहले का ए, किसी का आंसर बी आ रहा है। और तो समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए, पहले की यदि हम डी की बात करें तो देखो, एक होता है इच्छा, तो ऐसा इच्छा होना चाहिए, और एक होता है इच्छा, तो ऐसा इच्छा होना चाहिए। ये वाला इच्छा यहां पर क्या है, गलत है। ये वाला इच्छा यहां पर क्या है, गलत है। आह्वान की बात करें तो आ होता है, ह होता है, और व में आ की मात्रा आह्वान होता है। तो इसका मतलब है कि ह के पेट में व आएगा और इस तरह से आह्वान लिखा जाएगा। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार में क्या होता है कि आधा शक्कर वाला होता है, और उस आधा शक्कर वाला को ऋषि जो है पूरा कर देता है। तो ये आधा शक्कर वाला, इसको ऋषि ने पूरा कर दिया। तो या तो हमें ऐसा श्रृंगार लिखना है, या फिर ये आधा शक्कर वाला है, इसको ये री पूरा कर देगा। तो ये ऐसा श्रृंगार भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। यदि हमने आधा स लिख दिया, फिर उसको ऋषि से पूरा करवा दिया और र भी दे दिया, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हिंदी में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि र और ऋषि साथ में आए। र और ऋषि कभी भी साथ में नहीं आते। र और ऋषि कभी भी साथ में नहीं आते, अर्थात ये जो श्रृंगार लिखा गया है ये गलत है। यहाँ पर जो है ये गलत है। प्रत्युष शब्द बिल्कुल सही रहेगा। प्रतिधनुष यण स्वर संधि के साथ बना है। प्रतिधनुष यण स्वर संधि के साथ बना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती है। तो कौन से भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आती है? मानसिक स्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, आत्मविश्वास की कमी, या संकोची स्वभाव। तो भाषा ही अधिगम में, यदि भाषा ही अधिगम में आपको भाषा सीखनी है और आप बड़े ही संकोची प्रवृत्ति के हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आत्मविश्वास की यदि आप में कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भी आप नहीं सीख पाओगे बहुत जल्दी। और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, कोई दिक्कत है आपको, तो भी आप नहीं सीख पाओगे। मानसिक स्वस्थता भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आती है, नहीं आती है ऐसा पूछा था, तो जो मानसिक स्वस्थता है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इससे भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। इससे तो
तो भाषा अधिगम हम अच्छे से सीख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है और मैं कहता हूं भाई साहब टपकेंगे, मैं कहता हूं कि भाई साहब यहां पर आप टपकेंगे। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है, मतलब 2 से ज्यादा उपसर्ग किसमें है, वो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 2 से ज्यादा उपसर्ग किसमें है, वो यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आपको इसका आंसर बताना है, किसमें 2 से ज्यादा उपसर्ग है। यदि हम अ की बात करें तो भैया अ है, फिर इसमें व्यवस्था है तो वी है, फिर इसमें अवस्था है तो अव है, और इसमें क्या है, स्था। तो स्था इसमें मूल शब्द है, स्था मूल शब्द है, स्था क्या है, इसमें मूल शब्द है। तो स्था इसमें हो गया मूल शब्द, स्था हो गया मूल शब्द। अव एक उपसर्ग हो गया तो अवस्था हो गया, वी धन अवस्था तो व्यवस्था हो जाएगा, तो एक वी उपसर्ग हो गया और एक अ उपसर्ग हो गया। तो 2 से ज्यादा उपसर्ग, मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। बाद वाले क्यों नहीं है चेक कर लेते हैं। एक शब्द यहां पर क्या है, नीर है, नीर है, फिर इसमें क्या है, अनु है और नासिक है। ता तो क्या है इसमें भैया, प्रत्यय है। ता तो क्या है इसमें, प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है, नासिक। तो नासिक यहां पर मूल शब्द हो गया। नासिका एक्चुअली नासिका है, ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो नासिकता बन जाएगा। तो नासिक यहां पर आपका क्या हो जाता है, मूल शब्द। अब अनु उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अनुनासिक। अनु उपसर्ग के कारण क्या बना, अनुनासिक। और फिर नीर उपसर्ग जुड़ा तो इस नीर के कारण क्या हुआ कि ये अ आया तो इसने इस र को पूरा कर दिया, इस अ ने इस र को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और नू नासिकता, नू नासिकता, तो यहां पर भी उपसर्ग है लेकिन 2, एक है अनीर और एक है अन। तो यहां पर कितने उपसर्ग मिले हमें, 2 मिले। ठीक है, यहां पर किसने उपसर्ग मिले हमें, 2 मिले। इसी तरह से जैसे हमने लिखा अपधन आदान, अपधन आदान, तो क्या हो जाएगा, अपादान। तो इसमें तो एक ही 2 उपसर्ग यहां पर भी मिल जाएंगे, अप और आ मिल गया। इसी तरह से निसंकोच, निसंकोच में जो उपसर्ग है वो है निस, और फिर इसमें है सम, और फिर इसमें कोच क्या हो जाएगा, आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको 2 उपसर्ग देखने को मिले, मतलब बाकी तीनों शब्दों में 2-2 उपसर्ग हैं, लेकिन अव्यवस्था में 3 उपसर्ग है, अव्यवस्था में 3 उपसर्ग है। अतः इस प्रश्न का आंसर होता है, अतः इस प्रश्न का आंसर होता है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका क्या कहलाएगा। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है, स्ववर्तनी को, अज्ञानता को, लापरवाही को या नियंत्रित को। तो भैया जो किताब को कतब लिखती है, किताब को कतब लिखती है, तो भाई किताब को कतब लिखना ये तो वर्तनी मिस्टेक हो गई ना। ये कौन सी मिस्टेक है उसकी, वर्तनी मिस्टेक। तो क्या बोलेंगे हम, स्ववर्तनी। क्या बोलेंगे भाई साहब, स्ववर्तनी। समझ में आया। और मैं देख रहा हूं यहां पर भी बहुत सारे विद्वान विदुषी टपके हैं, यहां पर भी बहुत सारे विद्वान विदुषी टपके हैं। क्लियर है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, स्ववर्तनी। क्या आंसर हो जाएगा, बोलो, स्ववर्तनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कंकाल और कंगाल। कंकाल और कंगाल, कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कंकाल और कंगाल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कंकाल मतलब क्या होता है, जैसे शरीर नष्ट हो जाता है और जो हड्डियां बची रहती है उसे क्या कहते हैं हम, कंकाल। और कंगाल माने क्या हो जाएगा, दरिद्र। तो यहां यदि हम देखें कंकाल का मतलब दरिद्र है क्या, नहीं। कंकाल का मतलब अकिंचन है क्या, नहीं। कंकाल का मतलब कर्कश है क्या, नहीं फिट बैठ रहा। लेकिन कंकाल का मतलब अस्थि पंजर है। अब कंगाल का मतलब अकिंचन है क्या, नहीं। कंगाल मतलब बेईमान है, नहीं। कंगाल भिखारी को आप कहो, भिखारी मतलब जो भीख मांगता है, कंगाल अलग चीज हो गई। भिखारी मतलब जो अपन कहते हैं ना, अरे यार मान लो अनिल अंबानी कंगाल हो गया, तो क्या भिखारी थोड़ी कहोगे, भीख थोड़ी मांग रहा है, कंगाल हुआ है वो। आया समझ में। इसी तरह से कंगाल मतलब क्या हो जाएगा, दरिद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, डी आंसर हो जाएगा। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि किसी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका मुझे सफल योग, भाई मुझे भी कुछ लाभ हो, है ना। आप लाइक शेयर करोगे तो मुझे भी लाभ होगा कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे वास्तव में मुझसे पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि आप पढ़ भी रहे हो, तो मेरा बस इतना कहना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो लाइक करना बनता है। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपके पास कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए
कहेंगे कि हो चुका है आगाज रण का, अब हमें वर्ग 3 को फोड़ देना है भाई साहब। रोजाना 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आएंगे। और एक चीज बता दूं, इसी चैनल पर वापस 4 बजे भी मैं लाइव आऊंगा। दिन में 2 बार यूट्यूब पर मैं आपके साथ हूं, तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने में कोई कमी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में से एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है? अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, इस प्रश्न का आंसर देंगे एक से अधिक शब्दों से। ठीक है सर, आप क्लास में सुबह आ गए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अक्षत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों को क्लास पसंद आती है और उन्हें अच्छा लगा कि हमारे प्यारे प्यारे सर सुबह भी आ गए। असुरक्षित, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ? सभी शब्दों में मतलब किसी एक में हुआ होगा तो नहीं मानेंगे, सभी में होना चाहिए। जैसे यहां पर है अ में भी एक उपसर्ग है भाई, अ को हटा ले तो बचा क्या? सुरक्षित। फिर आप सु को भी हटा लो तो बचा क्या? रक्षित। अच्छा, मूल शब्द है इसमें रक्षा, रक्षित नहीं है। मूल शब्द क्या बेटा? रक्षा। रक्षा में ईत प्रत्यय जुड़ा तो फिर बना रक्षित, फिर सु जुड़ा तो सुरक्षित, फिर अ जुड़ा तो असुरक्षित। मतलब 2 उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, लेकिन अत्यंत में केवल एक ही उपसर्ग है। अत्यंत में एक ही उपसर्ग है और उसकी कंडीशन तो यह है कि सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग हो, तो ए वाला हम नहीं लगा सकते। असुरक्षित में तो 2 है लेकिन अत्यंत में एक ही है, अतः हम नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अत्याचार। तो अत्याचार में भैया एक तो उपसर्ग है अति और एक उपसर्ग है आ और एक उपसर्ग है चार, तो इसमें भी 2 उपसर्ग है। लेकिन अध्यात्म में क्या बनेगा? अधिधन आत्म। तो पहले वाले में तो 2 है लेकिन बाद वाले में केवल एक ही शब्द है, एक ही उपसर्ग है। बाद वाले में केवल एक ही है, अर्थात बी वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अर्थात बी वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। समझ पा रहे होंगे आप। निकृष्ट है तो एक उपसर्ग मिलेगा केवल आपको नी, और अभ्यर्थी में भी क्या मिलेगा? अभिधन अर्थी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें यण स्वर संधि है और यही वर्तनी शुद्ध है जो यहां पर लिखी है। यदि आप ऐसा अभ्यर्थी लिख देते हैं जैसा कि जनरली लिखा हुआ रहता है, मैं आपको बता रहा हूं गूगल साइट पे भी ऐसा लिखा रहता है, बड़े बड़े संस्थानों में ऐसा लिख देते हैं कि अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। आप कहना कि तुम अभ्यर्थी हो ही नहीं। प्यारे प्यारे सर ने बताया है कि ये अशुद्ध वर्तनी है, जो शुद्ध वर्तनी है वो होता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं होता है भाई साहब, क्या होता है? अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग बताने हैं। तो प्रत्याघात की बात करें तो प्रत्याघात में भी यण स्वर संधि है। प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्याघात। तो यहां पर प्रति एक उपसर्ग क्या मिल गया हमें? प्रति मिल गया। अब आघात तो आप समझिए ना, घात भी तो शब्द है, घात, और फिर कहते हैं प्रतिघात। घात प्रतिघात, तो प्रति उपसर्ग जुड़ जाएगा तो प्रतिघात हो जाएगा, आ जुड़ेगा तो आघात हो जाएगा। इसका मतलब एक उपसर्ग यहां पर प्रति है और एक उपसर्ग आ है, तो यहां 2 उपसर्ग हमें इसमें देखने को मिले। यहां देखते हैं तो एक हम अ को निकाल लें तो बचा क्या? प्रत्यक्ष। बचा क्या? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष में भी हमें पता है कि प्रतिधन अक्ष। प्रत्यक्ष में भी हमें पता है कि प्रतिधन अक्ष। तो 2 उपसर्ग हो गए, एक अ हो गया और एक प्रति हो गया। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होगा। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होगा। क्या आप सबको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको ये सब समझ में आ रहा है? यदि क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर है और कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो भाई साहब सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार सभी बच्चे थंब इंप्रेशन दे दें, जिससे मैं समझ जाऊं कि हां अपनी क्लास तगड़ा मामला चल रहा है। भैरव सिंह जी, आपकी बात सराहनीय है भाई, सिरोधार्य है, मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। और भैरव सिंह, जैसा कि मैंने कहा था मुझे समय दो, मैं वो करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। मैं इसी में बात भी कर रखी है, अलग से भी होगा, या इसी में अपन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? इसी में अपन क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, है ना? तो समझ जाइए, जरूर होगा लेकिन उसमें समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध कराता है? आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें जो वाक्य में सर्वनाम है वो किस भेद का बोध कराता है? तो एक आप होता है भाई, सामने वाले को कहते हैं यू नो मध्यम पुरुष। जैसे अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो बच्चा यहां गलत कर देगा, इंग्लिश मीडियम वाले यहां बच्चा गलत कर देगा, उन्हें लगेगा आप मतलब यू और यू मतलब सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष, तो वो बच्चा यहां पर गलती कर सकता है। लेकिन हिंदी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपके 2 मतलब होते हैं। एक, आप लाइक करो
आपसे बोला था ना लाइक करने का, आपने लाइक करना था ना, आपको मैंने समझाया था ना। तो एक आप होता है मध्यम पुरुष। तो ये मैंने जब बोला कि आप यहां क्यों आए, आपको बोला था, तो ये आप जो होगा ये मध्यम पुरुष होगा। आप कहां रहते हैं, ये मध्यम पुरुष है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि आप भला तो जग भला, मतलब मैं खुद के लिए कह रहा हूं। एक आप खुद के लिए होता है। मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगा। तो आप बीती मतलब स्वयं पर बीती। ये आप बेटा मैं खुद को कह रहा हूं। आप भला तो जग भला मतलब स्वयं के लिए बात हो रही है, और ये निजवाचक सर्वनाम होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। और यहां वैसे भी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यहां वैसे भी पुरुषवाचक या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं था, मध्यम पुरुष नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वैसे भी डी होना था। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देना चाहिए। स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग होना चाहिए, बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना चाहिए, बच्चों का भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। तो जो भाषा शिक्षक रहेगा वो बहुसांस्कृतिक कक्षा के किस बात पर बल देगा। तो यदि आपको बच्चों को भाषा सिखानी है तो आपको बच्चों को वहां पर बुला लीजिए अपने पास जहां आपकी कुर्सी रहती है मैडम जी, है ना। ऐसा नहीं कि अपन ने ऊन खरीद लिया और अपन स्वेटर ही बना रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, और 1 घंटे अपन ने स्वेटर भी तैयार कर ली। वैसा हमें नहीं करना है। उन बच्चों को बुला लीजिए और उससे आप बुलवाइए, तो आपको समझ में आएगा। बच्चा उस शब्द में सुधार करने लगेगा और उसका भाषा प्रयोग बहुत अच्छा होने लगेगा। तो बच्चों का भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक हमें अवसर देना है। बच्चों को भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक हमें अवसर देना है। ध्यान रखना, आज हमने स्वेटर वाली बात कही, मतलब कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि मैम स्वेटर बुन रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज हमारे मन में आज तक वो बात लगी हुई है। तो जब हमारे सबके अंदर ये बात लगी हुई है, तो जब हम इस मुकाम पर पहुंचे तो हमें ऐसी बेईमानी नहीं करना है। वरना हम यदि मुकाम पर पहुंचे और हम बच्चों के साथ बेईमानी करेंगे तो फिर ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ तो आप बुराई किस लिए कर रहे हो, ताकि आप ऐसा न करो। तो आपको ध्यान रखना है। अभी तो सबके मन में रहेगा कि सर हम बहुत ईमानदारी से पढ़ाएंगे, बस एक बार लग जाए। लेकिन जैसे ही पहले महीने मैसेज आएगा ना कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 25,300, तो आप सब भूल जाओगे भाई साहब। लेकिन ध्यान रखना है, बच्चों के साथ ईमानदारी से पेश आना है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। मयंक हंसमुख है, वह सुंदर भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में क्या रूपांतर होगा। मास्टर, अच्छा ऐसा था। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा। भाई मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, ये तो सरल वाक्य नहीं है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, लेकिन लगा है, यह भी सरल वाक्य नहीं है। मयंक सुंदर और हंसमुख भी है, और मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर आप चुनना चाहेंगे। इसमें से आप क्या आंसर चुनना चाहेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसमें। सीधी सी बात है, देखो तथा लगा है मतलब वो संयुक्त वाक्य की पहचान करा रहा है। तथा लगा है मतलब वो संयुक्त वाक्य की पहचान करा रहा है। तो ये तथा भी संयुक्त वाक्य हो गया, लेकिन भी संयुक्त वाक्य हो गया। और अब यहां पर देखिए सी और डी ऑप्शन को अपन समझते हैं, दोनों में और है। लेकिन यहां पर वाक्य क्या हो चुका है, पूरा। यहां पर भी यहां ये वाक्य क्या हो गया, पूरा। और जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बनेगा, जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है वो तो संयुक्त वाक्य होता है ना। तो ये भी संयुक्त वाक्य में चला गया, लेकिन यहां वाक्य पूरा नहीं है। और यहां भी उधर का तो वैसे ही है सेम, लेकिन यहां वाक्य पूरा नहीं हुआ है। अर्थात यहां पर दो उद्देश्य के बीच में और लगा है। मैं इस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब करेक्ट आंसर सी है, फिर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि मैंने कहा कि राम मंच पर बैठे हैं, राम मंच पर बैठे हैं, और सीता मंच पर बैठी हैं, सीता मंच पर बैठी है। तो यहां आप समझिए कि इस और के पहले ये वाक्य हमारा कंप्लीट है, और के बाद वाला वाक्य भी कंप्लीट है। तो ये जो वाक्य लिखा है ये आपका संयुक्त वाक्य कहा जाएगा, ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि राम और सीता मंच पर बैठे हैं, राम और सीता
मंच पर बैठे हैं, राम और सीता मंच पर बैठे हैं। तो बेटा जी मैं ये कहना चाह रहा था कि यहां पर एक वाक्य पहले भी कंप्लीट है, बाद में भी है, और यहां पर पहले वाला वाक्य ही नहीं है। ये केवल क्या है, उद्देश्य है। ये केवल क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, ये केवल उद्देश्य है, और दो उद्देश्यों के बीच यदि और लगता है तो वो संयुक्त वाक्य नहीं होता है। अतः सी वाला सरल वाक्य माना जाएगा। अतः सी वाला सरल वाक्य माना जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ दिनेश भाई, अब हम 11 बजे रोजाना आएंगे। 11 बजे अपना टाइम शेड्यूल हुआ है। ठीक है, तो 11 बजे अपन रोजाना आएंगे। ठीक है, 11 बजे भी टाइम फ्री किया है आप लोगों की डिमांड के आधार पर। आप लोगों ने कमेंट ही इतने कर दिए कि सर को टाइम निकाल के देना ही पड़ा कि सर कैसे भी कुछ करो बच्चों को। तो 10 बजे वाला तो वैसे ही फिक्स हो गया था, तो फिर सर ने 11 बजे का दिया समय। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, बताइए। घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, या अपादान कारक है? घोंसले में चिड़िया है। बड़े ध्यान से आंसर देना, कारक में दिखेगा, कोई दूसरा कारक नहीं निकल जाए। आपने देखा होगा कि जो कारक होता है वो तो होता ही नहीं, दूसरा कारक हो जाता है। तो बड़े ध्यान से आंसर दीजिएगा, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे चाहता हूं कि जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें। आपकी संख्या जो मेरे पास आ गई है वो 950 के आसपास आ गई है, और लाइक बेटा 900 भी नहीं है। तो जरा सेशन को लाइक कर दीजिए, और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर शेयर कर दें। यदि आप सेशन देख ही रहे हो तो लाइक करना बनता है, जरूर लाइक कीजिए। यहां पर कोई डाउट नहीं है, सीधी सी बात है, अधिकरण कारक है, कोई कंफ्यूजन नहीं था, फालतू कंफ्यूज भी नहीं होना है। कई बार प्रश्न सरल होता है तो सरल ही सोचना है। आगे बढ़ते हैं। किस साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? भाई ऐसी कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत, जीवनी, एकांकी और आत्मकथा। लेकिन ऐसी कौन सी विधा है इसमें साहित्य की कि जिसको पढ़ाते समय पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? ऐसी कौन सी साहित्य विधा होती है जिसको पढ़ाते वक्त पठन पर अनिवार्यतः पर बल दिया जाता है? तो जो पठन पर अनिवार्यतः बल दिया जाता है, पठन पर मतलब पढ़ने पर अनिवार्यतः बल दिया जाएगा, वो इनमें से देते हैं हम एकांकी पर। किस पर देते हैं? एकांकी पर। मैं आपको बता दूं एकांकी क्या होती है। एकांकी का मतलब होता है कि नाटक का एक अंक, नाटक का एक अंक, नाटक का एक। अब ये जो नाटक और एकांकी होते हैं, ये जो काव्य के भेद में यदि हम देखें तो बेटा ये दृश्य काव्य के भेद है। सर नाटक भी तो लिखा ही जाता है, फिर दृश्य काव्य कैसे है? जैसे रामचरितमानस को हमने पढ़ा तो वो श्रव्य काव्य है, तो भारतेंदु का जो नाटक है वो भी तो नाटक ही है, उसे भी तो हम पढ़ते हैं। उसे हम कहाँ देख रहे हैं? टीवी पर। उसे भी तो हम पढ़ते ही है ना सर। तो नाटक भी तो श्रव्य काव्य होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। ये जो नाटक और एकांकी होते हैं ये पात्रों के कथोपथन के माध्यम से चलते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे सेठ गोवर्धन दास आया तो वहां लिखा रहेगा सेठ गोवर्धन दास हाथ में झुनझुना बजाते हुए, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है कि सेठ गोवर्धन दास नाम का व्यक्ति है, उसके हाथ में झुनझुना है। राजा कुर्सी से उतरते हुए, मतलब कोष्टक में ऐसा मेंशन होता है बकायदा, तो एक वीडियो हमारे सामने कैप्चर किया कर दिया जाता है। तो यहां पर पठन पर हमें अनिवार्यतः बल देने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आत्मकथा, ध्यान रखना, जीवनी एक व्यक्ति के ऊपर कई लोग जीवनी लिख सकते हैं। एक व्यक्ति की जीवनी होती है संपूर्ण जीवन की, और उस पर एक व्यक्ति के ऊपर कई लोग जीवनी लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर करीब 40 से ज्यादा जीवनियां लिखी गई है, लेकिन आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है और अपनी खुद की लिखता है। तो जब एक व्यक्ति है तो एक ही आत्मकथा लिखेगा, और वो खुद लिखता है, अपनी खुद के ऊपर लिखता है, तो वो उसकी आत्मकथा कहलाती है। और आत्मकथा एक व्यक्ति की एक ही होती है, जीवनी एक व्यक्ति की एक से ज्यादा भी हो सकती है। यात्रा वृत्तांत, कहीं घूमने जाते हैं तो उसका वर्णन करते हैं। राहुल सांकृत्यायन यात्रा विधा के जनक माने जाते हैं। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी चीन यात्रा, किन्नर देश में क्या देखा, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, जैसी रचनाएं इनकी मानी गई है। यायावर रचना है। यायावर याद रहेगा अज्ञेय की, है ना। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह क्या कहलाता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो देखो, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। भाई राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये सरल वाक्य है। नॉर्मली सरल वाक्य की यही परिभाषा है। इसमें एक हमारे पास क्या है भाई साहब? उद्देश्य, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। पुस्तक पढ़ता है, विधेय, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब पढ़ना क्या है? इसमें क्रिया,
पढ़ना क्या है इसमें बोलो, क्रिया। तो आपने देखा कि इस वाक्य में एक उद्देश्य है, एक विधेय। विधेय किसे कहते हैं सर? पुस्तक पढ़ता है पूरा विधेय रहेगा, लेकिन पढ़ना क्या रहेगी? क्रिया। तो एक उद्देश्य हुआ, एक विधेय हुआ और एक ही क्रिया हुई, अर्थात ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अर्थात ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्वानों विदुषियों। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, क्या आंसर देंगे हम? योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच करना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, भाई चमेली का तेल का मतलब यहां पर माना गया है कि बहुत महंगा आता है। चमेली का तेल क्या आता है? बहुत महंगा आता है। आपने देखा बचपन में अपन कहां लगा पाते थे चमेली का तेल? अपना था खोपरे का तेल, और खोपरे का भी तेल खत्म हो गया तो एट ए टाइम हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। हम खुद ने ऐसा समय देखा है कि एट ए टाइम जब पैसा नहीं था तो या तो जो सब्जी में डालने वाला ऑयल था, मम्मी उसी को हाथ में डाल देती थी और उसी को लगाकर चले जाते थे। या फिर सोचो दिलेर व्यक्ति कितने थे कि घी लगा देते थे, घी लगा देते थे सिर में। सोचो घी लोगों को खाने को नहीं मिलता। अब आप सोचोगे सर गरीब थे कि अमीर, समझ में नहीं आ रहा है। घी सिर में कौन लगाता है? अमीर आदमी लगाता है। लेकिन बेटा कंडीशन ऐसी थी कि एट ए टाइम नहीं था पैसा, तो उसके लिए भले घी लगा कर जा लेकिन स्कूल जा। और जो मम्मी कंघी कर देती थी तो यकीन मानिए सुबह से शाम हो जाए, भले तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए, एक बाल इधर से उधर नहीं होता था। उसे कहते थे कंघी। जब मम्मी तैयार करके भेजती थी, याद करो वो दिन, एक बाल इधर से उधर नहीं होने देती थी। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो ये महंगा तेल आता है। और एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, छछूंदर यहां पर एक व्यंजक है, छछूंदर एक यहां पर उपाधि टाइप है, एक व्यंजक है जो कि छछूंदर मतलब बेकाम का व्यक्ति। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, यह क्या कहलाता है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होगा? ठीक है, मजा। उर्मी जी मजा गलत लिख रही हैं आप, मजा, यू नो, मजा, मजा, ये मजा होता है। अब ये राज तो राजा होता है ना, राज धनिंद्र राजेंद्र, राज धन ऋषि। अच्छा, राजर्षि का मतलब क्या होता है? कि जो राजा भी है और ऋषि भी है, ऐसा राजा जो राजा भी है और ऋषि भी है, तो शब्द क्या बन जाता है? राजर्षि। ये राजर्षि मतलब क्या होता है भाई साहब? राजा, राज को दर्शाता है। ध्यान रखना, राजा धन ऋषि मत कर देना। आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको राजा धन ऋषि मिल जाएगा। कई टीचर पढ़ा भी देते हैं। मैं आपको बताऊं कि राजा शब्द तद्भव है जो कि राजन से बना है, तो राजा शब्द संधि में आ ही नहीं सकता, क्योंकि संधि में केवल संस्कृत के शब्द आते हैं। संधि होती ही उन शब्दों में है जो संस्कृत का है। तो राजा तो तद्भव शब्द है ना, तो राजा किसी भी संधि वाले शब्द में मेंशन नहीं होगा। यहां राज धन ऋषि राजर्षि बनेगा, गुण स्वर संधि है, तो ये राज राजा वाला राज है, और ये राज, इस राज को राज ही रहने देना, इस राज को राज ही रहने देना। तो ये राज है, ये अरबी फारसी का शब्द है। जैसे एक गज हो गया हाथी, तो गज मतलब हाथी होता है, गज धनिंद्र गजेंद्र गुण स्वर संधि। लेकिन एक होता है गज, 2 गज जमीन चाहिए गालिब तेरे घर सामने रहने के लिए, 2 गज जमीन चाहिए गालिब तेरे घर सामने रहने के लिए, तो ये गज अलग होता है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण हमें बताना है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप, या विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। कभी भी विद्यार्थियों के भरपूर, भाषा शिक्षण मतलब विद्यार्थियों को बोलने दो। अभी मैंने बताया था स्टेज पर बच्चों को बुलाओ, उनसे बुलवाओ, तो वैसे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर दिए जाने चाहिए। हमारे देश में भी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आर्टिकल है कि नहीं? तो बच्चों को भी अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देंगे तो बच्चे भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मुस्कान दांगी जी नमस्ते, हम सब कुछ समझते, है कि नहीं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं बच्चों, वो 3 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो होते हैं सरल वाक्य, यदि सरल वाक्य ना हो तो साधारण वाक्य, एक ही बात है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है हमारे पास संयुक्त वाक्य,
और तीसरा होता है बच्चों मिश्र वाक्य। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो जब रचना के आधार पर पूछे तो आप कितने भेद बताएंगे? 3 बताएंगे। लेकिन यदि अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछा जाता, अर्थ के आधार पर यदि प्रश्न पूछा जाता तो अर्थ के आधार पर हमें 8 भेद बताने हैं। अर्थ के आधार पर हमें 8 भेद बताने हैं। विधानवाचक या विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, है ना। ये 8 भेद आपको वहां पर बताने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई साहब? अगला प्रश्न कहता है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? वाच्य अंग्रेजी में इसे कहते हैं वॉइस। वाच्य का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। अब अंग्रेजी में 2 ही वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है और कौन सा होता है आपका? पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उभयवाच्य जबरन अपन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अब जहां क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार आए, जैसे राम आम खाता है, भाई क्या खाता है? आम। तो आम क्या है? इसमें कर्म। लेकिन क्रिया का जो लिंग वचन है वो राम के अनुसार है, तो ये वाच्य कृत्रवाच्य कहलाएगा। जहां कृत्रवाच्य होता है वहां कृत्ररी प्रयोग किया जाता है। जहां भाववाच्य होता है वहां पर भावे प्रयोग किया जाता है। और जहां पर कर्मवाच्य होता है वहां कर्मणि प्रयोग होता है। जहां कर्मवाच्य होता है वहां कर्मणि प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इस शब्द का आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रवाच्य हो जाएगा। ये वाच्य में कृत्रवाच्य है बच्चे। सकर्मक अकर्मक क्रिया में यदि देखेंगे तो सकर्मक क्रिया है, कर्म है, इसका मतलब आप ये थोड़ी कि वाच्य में उसे कर्मवाच्य बता दो। डी आंसर वाले सब टपक गए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऐसा कौन सा शब्द है जो देशज है? साथियों सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अरे आग लगा लो सीने में जब तक 25,300 ना आए महीने में। फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? भाई आदमी, औरत, औलाद, अक्ल, ईमान, ये तो अरबी के शब्द है ना। ये तो अरबी के शब्द है ना, है ना। कि एक उसकी औरत ने हलवाई का इशारा पाकर बची हुई नकदी कब्जे में कर ली, तो उसकी औरत, हलवाई अरबी का, इशारा अरबी का, बची नकदी अरबी का, कब्जा अरबी का, और उसके साथ निकाह कर लिया तो निकाह अरबी का, है ना। ऐसा सब ये तो अरबी के शब्द हैं। पतलून हो गया। लाश तुर्की भाषा से आया। ये जो धड़ाम है, ये धड़ाम शब्द हमारा कैसा शब्द माना जाएगा? देशज। ये देश में जन्मा है धड़ाम। फटाफट, सटासट, लपालप, गटागट, धड़ाधड़, चटाचट, जितने भी द्विरुक्त वाले शब्द हैं सबको देशज में रख दो। चटाचट, टनाटन, सटासट, लपालप, धड़ाधड़, ठसाठस, भीड़ भाड़, गड़बड़, बापू, रिंगणा, भिंडी, ठुमरी, बांगड़, गेती, फावड़ा, तोंद, कपास, लोटा, है ना। ये सारे शब्द देशज में रखना है। किस में रखना भाई साहब? देशज में। चिलगाड़ी देशज शब्द है। हुल, कबड्डी, 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 तो कबड्डी शब्द भी कैसा है? देशज। कबड्डी शब्द भी कैसा है? बोलो, देशज। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से मैं कहता हूं टपकेंगे। मैं कहता हूं टपकेंगे। टेक्निकल टीम चेक कीजिएगा सबसे पहले किसका आंसर आता है। एक समोसा का प्रश्न है भाई साहब। एक समोसा का प्रश्न है। 18 रुपए का समोसा दिया जाएगा। पेटीएम करेंगे या फिर आप इंदौर आएंगे तो आपको दिया जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। टेक्निकल टीम चेक करो। ये निकिता शर्मा जी का ही ये पहला कमेंट, इससे पहले किसी का नहीं है। ओके, तो भाई साहब यहां पर एक नाम हमें मिला। हाँ, लुगाई ठुमरी भी देशज है। यहां पर एक नाम सर्वप्रथम देखने को मिला है जिनका नाम है निकिता शर्मा। जिनका नाम है निकिता शर्मा। तो शर्मा मैडम
एक समोसे के हकदार हैं। जब कभी भी आप इंदौर आए, विनर्स इंस्टीट्यूट आइए रिसेप्शन पे, और यदि आप बोलेंगे कि हमें सर से मिलना है, हम सर से पढ़ते थे और हम एक समोसे के हकदार हैं, बकायदा आपको समोसा खिलाया जाएगा। ठीक है, तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, दो घटक हो या अंग हो एक ही बात है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य एंड विधेय। तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। भाई साहब, कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। कर्म की जगह क्या होना चाहिए था? क्रिया। मतलब किसी भी वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। अब कर्म नहीं भी है, जैसे मोहन दौड़ता है तो कहां कर्म है? अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक क्रिया हम पढ़ते हैं कि नहीं? अब मोहन दौड़ता है तो जा दौड़, तो दौड़ना क्या हो गई? क्रिया, और मोहन हो गया कर्ता। तो कर्ता और क्रिया ने मिलकर वाक्य को कंप्लीट कर लिया। कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। मोहन रोता है तो रोना क्रिया और मोहन कर्ता, तो उन्होंने ही वाक्य बना लिया। मतलब कर्म हो और वाक्य बने वो सही है, लेकिन कर्म के बगैर वाक्य बनता ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मोहन दौड़ता है, मोहन रोता है, मोहन हंसता है, कुत्ता सड़क पर खड़ा है, ये सारे वाक्यों में कर्म है ही नहीं, फिर भी ये वाक्य माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होता है सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है सी। हमें वो बताना था जो कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी होता है। निकिता शर्मा जी एक समोसे के हकदार होते हैं। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, भी बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। डी को आपको समझना पड़ेगा, अंजू जी डी को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं डी को समझो, बाकी करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या आंसर देंगे भाई साहब हम कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित कराना, या पाठ्य पुस्तक निर्माण परंपरा का निर्माण जो है निर्वाह करना। पाठ्य पुस्तक निर्माण परंपरा का निर्वाह करना। क्या आंसर देना चाहेंगे आप? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विविध प्रकार की साहित्य रचनाओं का जो समावेश हो रहा है, तो जो विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश होता है वो इसलिए किया जाता है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित करवाना, विभिन्न साहित्यिक साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का बी आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां विभिन्न प्रकार नहीं, विभिन्न साहित्यिक विधा होती है, प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। सी वाले केवल वहां विभिन्न प्रकार लिखा है इसलिए सी पर जा रहे हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी शब्द में क्ष क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्य यानी ज्ञानी जिसे आप कहते हो, शुद्ध रूप से इसे बोलते हैं ज्य। तो यदि ज्य हो या फिर स्र हो या षटकोण हो, है ना, या फिर विद्यालय वाला ध हो, इनका फिक्स है कि चाहे ये आधे आए या पूरे आए, ये तत्सम शब्द ही होते हैं। ये शुरू में आए, लास्ट में आए, बीच में आए, आधे आए या पूरे आए, ये 100% यदि हिंदी के किसी भी शब्द में है तो समझ जाइए कि यह शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत भाषा का है। यह शब्द तत्सम है यानी संस्कृत भाषा का है। अब जहां जहां भी छ होता है तो हमारे दादा दादी या हमारे गांव के लोग उसका क्या बना लेते हैं? ख बना लेते हैं। जैसे अक्षी शब्द हुआ करता था तो इन लोगों ने क्या बना लिया? अक्षी का आंख बना रखा है। रक्षाबंधन का त्योहार हुआ करता था तो दादी दादाजी ने उसे राखी का त्योहार कहना चालू कर दिया है। नक्षत्र शब्द हुआ करता था तो हमारी दादी उसे नखेतर या नखत कहने लग गई है। नखेतर या नखत कहने लग गई है। चने में छार होता है तो दादी कहती है बेटा तू खेत में अंदर मत जाना, तेरे पेंट में खार लग जाएगा, तो खार कहने लग गए हैं। ढाई अक्षर होता है प्रेम का तो कबीरदास भी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो अक्षर का भी हमने क्या बना लिया? आखर। लक्ष्मण भैया हुआ करते थे तो हम कहने लगे तेरे लखन ने,
तेरे लखन ने कहने लग गए भाई साहब। शब्द हुआ करता था अखरोट, तो हमने क्या बना लिया है अखरोट, हमने क्या बना लिया है अखरोट। उसी तरह शब्द हुआ करता था भाई साहब क्षेत्र, और क्षेत्र से क्या बना है खेत। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, करेक्ट आंसर हो गया सी। ये त्र आया मतलब ये तो तत्सम की पहचान है, प्रभु में प्र है वैसे ही संस्कृत का शब्द हो गया। और नाथ आपने रामायण महाभारत में सुना है, हे प्राणनाथ, हे दया निधान, हे, पहले पति का बहुत सम्मान होता था तो पति को कहते थे हे प्राणनाथ, मतलब मेरे जो प्राण है इनके तुम नाथ हो, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, हे आर्यपुत्र, हे दया निधान, ऐसा सम्मान होता था बेटा पति का। अब कहते ए बाबू चाय बना, मुझे कोचिंग जाना है, समझ रहे हो। तो अब जो है आपकी ऐसी वैल्यू हो जाएगी, पहले बहुत सम्मान था आपका। आगे बढ़ते हैं। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मेरा बड़ा भाई निशांत, मेरा जो बड़ा भाई है निशांत वो जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो मैं आपको बताऊं, पहले हमें इसमें उद्देश्य का निर्धारण करना है। मेरा बड़ा भाई निशांत, तो निशांत शब्द हमारा यहां पर क्या है उद्देश्य है, निशांत शब्द हमारा क्या है यहां पर उद्देश्य है। और जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है ये हमारा विधेय है, पुस्तकें अधिक पढ़ता है ये विधेय है, जासूसी पुस्तक जो है विधेय का विस्तार माना जाएगा, है ना। लेकिन ये निशांत, अब ये जो मेरा बड़ा भाई है ये हमने किसके लिए प्रयोग किया है, ये जो मैंने मेरा बड़ा भाई प्रयोग किया है किसके लिए प्रयोग किया, निशांत के लिए किया ना। तो उद्देश्य हो गया निशांत, और ये जो शब्द आप यूज कर रहे हो ये कहा जाएगा उद्देश्य का विस्तार। तो जो मेरा बड़ा भाई है ये उद्देश्य का विस्तार होता है। उद्देश्य का विस्तार कहने का मतलब है कि जो उद्देश्य होता है उसका जो भी विशेषण हो, जैसे मैंने कहा कि राम अयोध्या के राजा थे तो इसमें राम उद्देश्य है, लेकिन दशरथ पुत्र राम अयोध्या के राजा थे तो इसमें दशरथ पुत्र राम हमारा उद्देश्य माना जाएगा। मैं कहूं अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम अयोध्या के राजा बने, तो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे राम, यहां तक हमारा उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे ये शब्द आप किसके लिए यूज कर रहे हो, राम के लिए यूज कर रहे हो, तो वो राम का ही विस्तार माना जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन लड़का है तो मोहन उद्देश्य हो गया। लेकिन मैंने कहा काला मोहन जाता है तो काला मोहन उद्देश्य होगा। पड़ोसी का लड़का काला मोहन जाता है तो पड़ोसी का लड़का काला मोहन उद्देश्य होगा। ठीक है, मतलब मोहन की जो भी विशेषता है वो सब उद्देश्य का विस्तार मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जो कविता होती है उसका यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है। कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे होगा भाई साहब, तो जो कविता होती है उसका यथार्थ मूल्यांकन, कविता का यथार्थ मूल्यांकन हम कब करते हैं, कविता का जो यथार्थ मूल्यांकन हम करते हैं वो हम करते हैं उसकी समीक्षा प्रणाली द्वारा। हम उस पर समीक्षा करेंगे और फिर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि कविता में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कविता का जो यथार्थ मूल्यांकन, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, यथार्थ का विलोम होता है कल्पना। ध्यान रखना, कल्पना का विलोम क्या होता है, तो क्या बताओगे, यथार्थ। ये आपस में विलोम शब्द है। यथार्थ मतलब जो अभी है, और कल्पित या कल्पना मतलब जिसे हमने मान लिया। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो ये यथार्थ पुल्लिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है तो ये यथार्थ पुल्लिंग है, लेकिन पेड़ पुल्लिंग है तो ये तो कल्पना के आधार पर पुल्लिंग है ना, पेड़ का जेंडर कैसे पता चलेगा। पंखा पुल्लिंग है तो ये हमने मान लिया है कल्पना के आधार पर कि पंखा पुल्लिंग है, जबकि लड़का और घोड़ा हाथी ये एग्जैक्ट पुल्लिंग है। समझ में आया, तो ये यथार्थ और कल्पना में अंतर होता है। कवि भी कल्पनाओं में जीता है, कवि कहता है चांद के पार चलो, वहां ले जाके क्या करेगा, आपको पता है जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलती, चांद के पार चलो। आगे बढ़ते हैं। एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 कंप्लीट वीओडी ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा भाई साहब 499 में। और ध्यान रखिए ऑफर फीस 30 सितंबर है, यानी आज 30 सितंबर है और आज तक ये ऑफर लास्ट है। आज यदि आप कोर्स लेते हैं तो 499 में आपको मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीट जो है वीओडी ऑनलाइन कोर्स है आपका। आगे बढ़ते हैं। कलेजे के दो टुक करना आशय है, कलेजे के दो टुक करना आशय है, दिल की चीर फाड़ करना, मन को कष्ट पहुंचाना, टुकड़े टुकड़े करना या कठिनाई पैदा करना। तो भाई कलेजे के दो टुक करना क्या मतलब होता है, कलेजे के दो टुक हो गए, कलेजे के दो टुक हो गए, कलेजे के क्या हो गए, दो टुक हो गए, मतलब कलेजे के दो टुकड़े हो गए। अब जब मुहावरे लोकोक्ति हो ना तो जो एग्जैक्ट है उसको तो पहले हटाओ, चल तू हट। अच्छा, टुकड़ा आया है, टुक हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े टुकड़े हैं, तू भी हट। इन दो में से आपका आंसर होगा।
कभी भी मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना हो तो जो एग्जैक्ट है वो नहीं बताना है। मुहावरे लोकोक्ति की विशेषता है कि लाक्षणिक अर्थ बताओ। मैंने कल भी बताया था, कमर कसना का मतलब रस्सी लेकर कमर कसने से नहीं होगा, मतलब तैयारी में जुटने से होगा। ईद का चांद होना मतलब ईद के दिन जो चांद होता है वो मुके से, ऐसा नहीं है। ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना। 9-2-11 का मतलब फिक्स है कि भाग जाना, ऐसे नहीं कि सर 9-2-11 तो फिर 10-2-12 का मतलब भाग जाना क्यों नहीं होता, वो फिक्स कर दिया गया है। तो दोनों में से एक लेंगे तो यहां होगा मन को कष्ट पहुंचाना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी होगा भाई साहब। जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिए और कोई स्टडी ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए। अब आपके पास रिवीजन का भी समय नहीं है, हाथों हाथ छाप लो। और आप चाहते हो कि ये सर रोज लाइव आकर 11 बजे ऐसे ही हमें पढ़ाएं, ऐसे ही हमें समझाएं और ये सेशन निरंतर चलता रहे, तो लाइक शेयर करना पड़ेगा, वरना एक आध हफ्ते देखा जाएगा और वो फिर मेरा लेक्चर हटा देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है विद्यार्थियों को पाठ्य मौखिक रूप अधिकाधिक समझाना, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना। तो विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का, विद्यार्थियों में जो भाषा की रुचि है उसका विकास करने का, भाषा की रुचि अब इनमें से कहां बढ़ेगी भाई? विद्यार्थियों को अपन मंच पर तो ले आते हैं, लेकिन यहां पर विद्यार्थियों को के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाने से तो होगा नहीं। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाने से हो जाएगा क्या? विद्यार्थियों को पाठ्य मौखिक रूप अधिकाधिक समझाना। तो विद्यार्थियों को पाठ्य जैसे आप किताब के आधार पर पढ़ाओगे ना तो कम समझ में आएगा। आप उसे मौखिक रूप से समझा रहे हो, बेटा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जैसे हम आपको समझाते हैं। किताब में देखकर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, किताब में थोड़ी देख रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल बोलना है। अब अपने ही मन से अच्छा ऐसा हुआ था तो आप ऐसा कर लेना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पाठ्य को मौखिक रूप से हमें बताना है। डी वाले सब टपक चुके हैं। डी वालों को मैं बता दूं कि बी का इसमें कोई योगदान ही नहीं था। डी वालों को मैं बता दूं कि बी का इसमें कोई योगदान नहीं था, अतः करेक्ट आंसर इसका ए होगा। प्रियंका श्रीवास्तव जी बिल्कुल सही, आपका आंसर ए है। करेक्ट आंसर ए होगा। माना कि यहां पर अधिकतर आंसर ऐसे होते हैं कि उपयुक्त सभी को आंसर मान लिया जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। विद्यार्थियों को पाठ्य मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, पाठ्य पुस्तकें पढ़वाने से भाषा सीखेगा, लेकिन भाषा की रुचि का विकास तब होगा जब आप उसे मौखिक रूप से ज्यादातर समझा पाएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। भाई मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में हमें उद्देश्य का विस्तार बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो अंग होते हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? तो मोहन के दोस्त सोहन, बात हो रही है बेटा सोहन की। इस वाक्य में जो मेन व्यक्ति है वो है सोहन, और सोहन हो जाएगा हमारा उद्देश्य। सोहन क्या हो जाएगा हमारा? बोलो उद्देश्य। सोहन जो हो जाएगा वो हमारा उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य यदि आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले ना तो समझ जाना ये दोनों ही सही है, या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं या ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा यदि लिखा रहता है तो गई भैंस ब्यूटी पार्लर, ऐसा यदि लिखा है तो गई भैंस ब्यूटी पार्लर, दोनों में से जो भी लिखा हो सही है। जैसे ये वाला भी सही है और मैं ऐसा लिखता हूं, है ना, तो ये दोनों सही है। तो सोहन हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और सोहन के बारे में कौन, ये जो मोहन का दोस्त है, ये वाक्य में क्यों है? क्या परीक्षा के बारे में बता रहा है? नहीं, ये वाक्य में सोहन को प्रेजेंट करने के लिए आया है। अतः मोहन के दोस्त उद्देश्य का विस्तार माना जाएगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। अतः जो है मोहन के दोस्त उद्देश्य का विस्तार माना जाएगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए होगा। देखो आप कहीं से भी पढ़ते हैं, साम दाम दंड भेद एनी हाव, आपको तो सिलेक्शन लेना है, लेकिन यहां से पढ़ रहे हो तो बेटा सेशन को लाइक करो। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, हाँ आपके सर का जरूर फायदा हो जाता है। तो जब आपका कोई नुकसान है ही नहीं तो लाइक करने में क्या जाता है। और कोई स्टडी ग्रुप हो तो वहां पर लिंक को फॉरवर्ड कर दें और जल्दी से दोस्तों को बुला लीजिए। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है, लंबे समय तक, ये जो लंबे समय तक है ये पद व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा? लंबे समय तक की यदि हम बात करें तो क्या लंबे समय तक कोई विशेषण है, कोई संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? यदि अकेले लंबे की बात करें तो, लेकिन ये लंबे समय तक
पूरा पद की बात कर रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है। यदि अकेला लंबा पूछता तो जाहिर सी बात है हमारा एडजेक्टिव होता। सर्वनाम तो यहां है ही नहीं, न संज्ञा है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, लंबे समय तक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। समझ में आया? लंबे समय तक। शाबाश पंडित मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी, आपको नमस्ते, नमस्कार नहीं, आपको नमस्ते। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की यदि हम बात करें तो क्रिया विशेषण यहां पर कौन सा हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण होगा बेटा, कालवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। हमें ज्ञात है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर कालवाचक है। आगे के 3 भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। एक होता है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और बच्चों एक होता है हमारे पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एक कौन सा होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे 4 प्रकार के हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। हर्षित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जयंती जी, उर्मी जी, लक्ष्मण जी, मोहन दुबे, जगभान सर बहुत बहुत स्वागत आपका, नीलम रायकवार जी, पंडित जी, दर्शिता जी, इफरान अली साहब, माया परमार जी, नीलम रायकवार जी, सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जीनियस, नीतू जी, विसर्ग संधि किसमें है, पता नहीं कहां बता रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, बताइए अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है। मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अब जब मुझे, ये मैं हूं, ये आप हैं, और मुझे आपसे डर लगेगा तो मैं आपसे दूर भागूंगा, आपके पास नहीं जाऊंगा, और जहां दूर होने का बोध हो वो अपादान कारक होता है। ये राधा है, ये राधा है, अब राधा घर से निकली तो यहां चली गई, तो ये भी अपादान है। ये सीता है और गीता उससे ज्यादा अच्छा गा रही है, तो ये भी अपादान है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा डी। इन चारों में ही अपादान कारक है जो अलग होने का बोध करा रहा है, ये अलग होने का बोध करा रहा है। देखो 2 तरह के से हैं, प्रश्न को समझना है और उसके आधार पर आंसर देना है। मान लो मैंने कहा कि मैं जयपुर से आया, मैं जयपुर से बस से आया, मैं जयपुर से बस से आया, तो बेटा 2 तरह के से हैं, यहां हमें समझना है कि मैं जयपुर से आया तो भाई मैं जयपुर को साथ में लेकर थोड़ी आया, मैं जयपुर से क्या हो चुका हूं, अलग हो चुका हूं, तो ये वाला से अपादान को दर्शा रहा है। अपन हनुमान जी तो है नहीं कि जयपुर को भी साथ में ले आए, लेकिन बस तो हमारे साथ आई ना, बस तो हमारे साथ आई ना, तो ये जो बस से आया ये जुड़ने वाला से है, और ये के द्वारा के अर्थ को भी दर्शाता है, तो ये करण कारक है। मतलब एक ही वाक्य में दोनों कारक भी हो सकते हैं, एक ही वाक्य में दोनों कारक भी हो सकते हैं। मां नर्मदा की अमरकंटक धरा को भाई पावन नमस्कार पहुंचे, जय हो अमरकंटक वाले की, जय हो मां नर्मदा की, धन्य धन्य रेवा माई थारो नाम छे सिवाई। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इसमें विधेय है, मेरा मित्र राकेश, यू नो राकेश, सोम सुधाकर शशि राकेश, ये किसके पर्यायवाची है भाई साहब, चांद के पर्यायवाची है। चांद को हम क्या कहेंगे, सोम सुधाकर शशि राकेश, तो हमें राजा के पर्यायवाची याद हो जाएंगे कि नहीं। फिर हम आगे चांद के पर्यायवाची याद हो जाएंगे, फिर हम आगे बोलेंगे कि राजा भूपति भूप नरेश, राजा भूपति भूप नरेश, तो राजा खत्म हो गया। पानी अंबु वारी अनीर, पानी अंबु वारी अनीर, लो पानी के हो गए। फिर हम बोलेंगे वात हवा और अनिल समीर, वात हवा और अनिल समीर, तो ये हवा के पर्यायवाची भी याद हो गए। तो ऐसे बोल लेना कि सोम सुधाकर शशि राकेश, राजा भूपति भूप नरेश, पानी अंबु वारी अनीर, वात हवा और अनिल समीर, तो ये चांद के, ये राजा के, ये पानी के और ये हवा के। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है, तो भाई इस वाक्य में विधेय, अब हमें सब्जेक्ट नहीं बताना है। मेरा मित्र राकेश, राकेश आपका उद्देश्य है, मेरा मित्र इसका क्या है, विस्तार है। अब ये बहुत अच्छा चित्रकार है, तो इसमें जो विधेय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा चित्रकार। ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट माना जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट माना जाएगा, मतलब विधेय माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी आंसर हो जाएगा। टाइम हो गया, अरे पता ही नहीं चला।
तो भाई साहब हमें सिग्नल मिला है कि आपका समय समाप्त हुआ है, दूसरे सर आ गए हैं डिजिटल रूम में, और पता नहीं आज तो क्या हुआ कि समय का पता ही नहीं चला। तो सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, वापस मैं 4 बजे इसी चैनल पर फिर से लाइव आऊंगा। ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। वापस 4 बजे मैं फिर मिलूंगा, कल फिर 11 बजे, मतलब दिन में 2 बार मेरी क्लास रहेगी यूट्यूब पर, 11 बजे भी रहेगी, 4 बजे भी रहेगी। तो समय समाप्त हो चुका है, आप सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, शाम के 4 बजे भी जुड़िएगा। अभी जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी जरूर लीजिए। एमपीटेट मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3, ये 6 सब्जेक्ट है, 499 चार्ज रखा गया है। ये ऑफर फीस मात्र आज के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। नया ऑफलाइन बैच एमपीटेट वर्ग 3 8 से 2, ये ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है। यदि ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 8 से 2 के बीच में चल रहा है। मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स लेंगे तो 999 है, 12 महीने का सर का कोर्स मिल जाएगा। एएसबी व्यापम फाउंडेशन 1499, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। अभी जो लाइव बैचेस चल रहे हैं विनर्स ऐप पर, एसएससी जीडी योद्धा बैच, महिला पर्यवेक्षक, रेलवे एनटीपीसी वर्ग 3 वर्ग 2, एसएससी फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन, रेलवे फाउंडेशन। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 को ध्यान में रखते हुए गणित की एक नई बुक आई है जिसका प्राइस है मात्र 190, जो कि स्पेशल वर्ग 3 के लिए सर ने बनाई है। ये व्यापम एमपीएसआई की हमारी अच्छी खासी किताबें हैं, और किताबें आप पूरे भारत में कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको विनर्स पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वो पूरे भारत में कहीं से भी किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं। किताबें मंगवाने के लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप है। यदि कोई कोर्स परचेस करना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे मतलब हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये आपके ऐप के फीचर्स रहेंगे। मैंने जो भी पढ़ाया उसका जो है पीडीएफ यहां पर आपको प्राप्त होगी इस ग्रुप पर, इस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। अभी आप देख रहे हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल इंदौर, इस पर 2 बार मेरी क्लास रहेगी, रोजाना 11 बजे भी रहेगी और रोजाना 4 बजे भी रहेगी इसी चैनल पर। तो आप लोग दोनों क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अभी यहां से जाने के बाद इस क्लास को भी लाइक शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी चैनल पर भी निरंतर क्लासेस होती रहती है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन खत्म होने के बाद प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।